हेलो गाइस, मैं आशीष मौर्य फ्रीडम एजुकेशन पॉइंट में यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि भाई हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी, फर्स्ट बुक की समकालीन विश्व में राजनीति। तो उसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था दो ध्रुवीय विश्व का अंत, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि भाई बर्लिन की नाकेबंदी 1948, बर्लिन का विभाजन, बर्लिन की दीवार खड़ी हो जाती है 1961, और उसके बाद जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटती है पूर्वी बर्लिन की आम जनता के द्वारा, वैसे ही कहीं ना कहीं दो ध्रुवीय विश्व का अंत स्टार्ट हो जाता है, दूसरी दुनिया का अंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसी सीरीज में हमारा जो अगला टॉपिक है सोवियत प्रणाली, यानी कि भाई जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी समकालीन विश्व की राजनीति में दो ध्रुवीय विश्व का अंत, उसके अंदर हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है सोवियत प्रणाली। तो जानते हैं कि भाई जो सोवियत प्रणाली है वो क्या होती है ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। फिर उसके बाद हम उसकी असफलताओं के कारण के बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या कारण रहे, क्या रीजन रहे, है ना, जिसके मतलब ये जो सोवियत प्रणाली है ये विफल हो गई, है ना। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई सोवियत प्रणाली क्या है और सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण, है ना। तो जानते हैं कि भाई जो सोवियत प्रणाली क्या है। तो जैसा कि भाई हम लोगों को पता है कि यूएसएसआर यानी कि द यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक है ना। तो यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म होती है यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, इसे हिंदी में हम बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य। हिंदी में हम बोलेंगे समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य। तो जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है यूएसएसआर है, ये 1917 रूस की क्रांति के बाद, रूस की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, है ना। और इसकी जो फाइनल यानी भाई यूएसएसआर जो फाइनल इसकी जो स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1922। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर की जो स्थापना है वो कौन सी क्रांति के बाद हुई थी, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा फ्रांस की क्रांति, यूनान की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। तो आपको टिक लगाना है कि समाजवादी सोवियत गणराज्य की जो स्थापना है वो 1917 आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, और फाइनली इसकी जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1922 को होती है। और अगर क्रांति वाला ऑप्शन आ जाएगा तो 1917 में रूस की क्रांति के बाद, है ना। तो यानी कि भाई ये जो क्रांति थी रूस की क्रांति, जो ये रूस की क्रांति थी, रूस की क्रांति, तो ये जो रूस की क्रांति थी ना ये विश्व की सर्वप्रथम साम्यवादी क्रांति, है ना। तो अब मैंने आपको बताया था 1945 में दुनिया दो भागों में बढ़ गई, पूंजीवादी और साम्यवादी, यानी वे विचारधाराओं का संघर्ष, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। तो हमेशा जो साम्यवादी होगा वो किसके विरोध में होगा, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाएगी जो रूस की क्रांति है, ठीक है, ये समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी, किस पे, समाजवादी आदर्श पर आधारित थी, ठीक है, समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी और पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, ठीक है भाई, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी, है ना। तो जो रूस की क्रांति है ये व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी ना भाई। रूस की जो क्रांति है ये व्लादिमीर लेनिन
के नेतृत्व में। रूस की क्रांति को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। हम रूस की क्रांति को विश्व की प्रथम साम्यवादी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और समाजवादी क्रांति भी बोल सकते हैं, रूस की क्रांति भी बोल सकते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और इसे हम बोल्शेविक क्रांति भी बोल सकते हैं ना भाई, बोल्शेविक क्रांति भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर है ना, जिसकी फुल फॉर्म द यूनियन सोशलिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक, हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य, इसका जो अस्तित्व है वो 1917 रूस की क्रांति के बाद। फाइनली अगर डेट आपको पता करनी है तो आप याद रख सकते हैं कि भाई जो 30 दिसंबर 1922 को 30 दिसंबर 1922 को इसकी फाइनली स्थापना हो गई थी, है ना। समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो रूस की क्रांति है ना, वो कौन से आदर्शों पर आधारित थी, तो यानी डैश आदर्शों पर आधारित थी, यानी साम्यवादी आदर्शों पर आधारित थी, है ना भाई। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन दे देंगे आपको। पूंजीवादी जो व्यवस्था के विरोध में थी। हमेशा जो समाजवादी है वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में होगा, यानी साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ बन गया 1917 में, तो सोवियत संघ जो बना समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 में रूस की क्रांति के बाद, तो यानी कि भाई इसका जो उद्देश्य था समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य का जो लक्ष्य था, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण जिसमें समाज के सभी वर्ग, जिसमें समाज के सभी वर्गों को अहमियत दी जाए, है ना भाई, समान रूप से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया गया कि भाई मानव समाज की निजी संपत्ति का अंत करके, ठीक है, समानता पर आधारित एक समता मूलक समाज की स्थापना, जिसके अंतर्गत जितनी भी योजनाएं बनाई जाएंगी, जितने भी नीतियां बनाई जाएंगी, है ना, वो समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी। कहीं ना कहीं जो समाजवादी सोवियत गणराज्य है ना, इसका लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना, ठीक है भाई, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अहमियत दी जाए, समान व्यवहार किया जाए। कहीं ना कहीं मानव समाज की निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित एक ऐसा समाज जिसके अंतर्गत सभी वर्गों को एक समान माना जाए, योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। तो यही जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी, है ना, यानी कि सोवियत संघ की जो यह व्यवस्था थी, इसको हम सोवियत व्यवस्था या सोवियत प्रणाली का नाम दिया गया यहाँ पर, है ना भाई। सोवियत व्यवस्था या सोवियत प्रणाली का नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर ये चीज आपको याद रखनी है कि मानव समाज की निजी संपत्ति, यानी भाई जो प्राइवेट ओनरशिप है, इसको एबोलिस्ट करके, है ना, इक्वालिटी पर बेस्ड एक सोसाइटी की स्थापना की जाए, है ना भाई। तो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थी, ठीक है, और समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी। समाजवादी के अंतर्गत सभी वर्गों के समान हित के लिए कार्य किया जाता है ना। तो इस व्यवस्था को हम समाजवादी
यह सोवियत अर्थव्यवस्था के नाम से जाना गया। और सोवियत संघ का जब निर्माण होगा तो सोवियत व्यवस्था जो थी वो सोवियत संघ की व्यवस्था थी। ठीक है भाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जो सोवियत संघ की व्यवस्था क्या थी बेटा, सोवियत प्रणाली या सोवियत व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से चीज थी। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें और समझते हैं सोवियत प्रणाली के अंदर कि भाई जो सोवियत प्रणाली है ना, सोवियत प्रणाली की राजनीति की धुरी क्या थी, है ना भाई, राजनीति की धुरी क्या थी। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, है ना। तो यानी कि राजनीति की धुरी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, क्या थी, कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर इसे हम साम्यवादी पार्टी। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं CPSU का पूरा नाम, है ना भाई, CPSU का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। CPSU कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, है ना। तो इसी दल का, तो यानी भाई जिस तरीके से मान लो कि भाई ये USSR है हमारा, ये हमारा USSR यानी कि भाई सोवियत संघ है। ठीक है, और ये सोवियत संघ की क्या है भाई, राजनीति है, पॉलिटिक्स है ना। तो इसकी जो धुरी है एक्सिस है ना, धुरी यानी कि सोवियत संघ की जो राजनीति है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, वो घूम रही है बेटा CPSU कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के इर्द गिर्द। यानी भाई यहाँ पर, ठीक है, सोवियत संघ की जो राजनीति है, USSR की जो राजनीति है, उस पर जो एकाधिकार है वो एक दल का एकाधिकार है। और वो जो दल है, वो दल क्या है भाई, CPSU कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 1917 की रूस की क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, और जो सोवियत संघ के नेता थे, है ना, उन्होंने एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसके अंतर्गत जो मुख्य यानी सोवियत पार्टी के नेताओं ने ठीक है सोवियत व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, राज्य की जो जिम्मेदारी है, यानी भाई ये जो कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य, कि भाई मानव समाज की निजी संपत्ति का अंत करेंगे, यानी भाई निजी संपत्ति का अंत करेंगे ना भाई, निजी, है ना भाई, प्राइवेट ओनरशिप का क्या करेंगे, अंत करेंगे। और समानता पर आधारित एक समाज की स्थापना करेंगे, है ना। यह कार्य सोवियत प्रणाली के नेताओं ने, ठीक है भाई, राज्य को दिया और पार्टी की राज्य की संस्था को, ठीक है, राज्य की संस्था को प्राथमिकता दी यहाँ पर। और राज्य की जो संस्था थी वो थी CPSU कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं थी उसको हम देख लेते हैं ना भाई। तो जैसे कि भाई पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई सोवियत प्रणाली की जो विशेषता, तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट लिखा है कि जो अर्थव्यवस्था थी, यानी कि भाई भूमि और जो
उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इस पर किसका नियंत्रण था? राज्य का एकाधिकार था। तो एक व्यवस्था ये हो सकती है कि भाई जितनी भी अर्थव्यवस्था थी, जितने भी संसाधन थे, उसको पूर्ण रूप से स्टेट के कंट्रोल में रखा गया, राज्य के नियंत्रण में रखा गया। ठीक है भाई। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दे रखा है कि भाई भूमि और उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लैंड। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, जैसे कि भाई पॉइंट देखा हमने, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, है ना भाई, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? योजनाबद्ध। और यहाँ पर जितने भी, ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था कि भाई निजी संपत्ति यहाँ पर समाप्त की जाएगी और जो भी योजनाएं होंगी वो सभी वर्गों के लिए बनेगी, और सभी का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा ना भाई। जो डेवलपमेंट होगा वो किसका होगा? सभी लोगों का होगा। ठीक है। तो इस तरीके से तीसरा पॉइंट, जैसे कि भाई हमारा दे रखा है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं, ठीक है, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं। तो इसमें क्या था कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, वितरण प्रणाली थी, है ना भाई, वितरण प्रणाली। तो यहाँ पर, ठीक है, जितनी भी चीजें, ठीक है, सब कुछ क्या था बेटा? राज्य के अंडर में था, राज्य का नियंत्रण होता था यहाँ पर, है ना। तो राज्य के नियंत्रण में, पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, राज्य के नियंत्रण, है ना। तो राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है। तो जितनी भी चीजें थी, है ना भाई, सभी को समानता के आधार पर वितरित, समानता के आधार पर, ठीक है, वितरण किया जाता था। ठीक है भाई। चाहे वो आपका स्वास्थ्य सेवा हो, यानी भी हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो लोक कल्याण के कार्य हो, यानी भी जितने भी कार्य किए जाएंगे, ठीक है, वो समानता के आधार पर किए जाएंगे। किसके आधार पर किए जाएंगे? ऑन द बेस ऑफ इक्वालिटी, है ना भाई। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो स्टेट के कंट्रोल में है, और जो राज्य नीतियां बनाएगा वो सभी वर्गों को, हितों को समान रखते हुए बनाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है आपका, बेरोजगारी ना होना, है ना। तो सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां पर प्रत्येक नागरिकों को काम का अधिकार था, वहां पर विशाल संसाधनों का भंडार था। जैसे कि अगला पॉइंट लिखा है कि भाई विशाल ऊर्जा संसाधन, तेल, लोहा, इस्पात, है ना भाई, लोहा, इस्पात, है ना। तो जिस देश में संसाधन होंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज लगेगी, इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को कहीं ना कहीं क्या दिया जाएगा? रोजगार दिया जाएगा, और प्रत्येक नागरिक काम पर जाएगा, अपनी आजीविका का अर्जन करेगा, और प्रत्येक नागरिक अपना और अपने परिवार का भरण पोषण और अपना जो जीवन है वो आनंद पूर्वक व्यतीत करेगा, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बेरोजगारी नीति वहां पर बाद में कहीं ना कहीं बेरोजगारी आने लग जाएगी, है ना। सोवियत संघ अपने संसाधनों का जो प्रयोग है वो पिछलग्गू देशों को, यानी पिछड़े हुए देशों पर करने लग जाएगा, और हथियारों की होड़ में शामिल हो जाएगा, जिसके कारण, ठीक है, वहां पर बेरोजगारी आ जाएगी बाद में, जो कि सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बनेगा। वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे ना भाई। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्येक नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, क्योंकि बेटा जिस देश के अंतर्गत संसाधन होंगे उस देश के अंतर्गत कहीं ना कहीं रोजगार के जो अवसर हैं, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, और प्रत्येक नागरिकों को रोजगार दिया जाता है, उद्योगों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, और प्रत्येक नागरिक आजीविका का अर्जन करके अपना और अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो आनंद पूर्वक तरीके से करते हैं, है ना। तो और कहीं ना कहीं यहाँ पर संसाधनों का विशाल भंडार भी था। सोवियत संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पहली अमेरिका, दूसरी सोवियत संघ। यहाँ पर विशाल ऊर्जा संसाधन, तेल, ठीक है भाई, लोहा, इस्पात और खनिज जैसे संसाधन
मौजूद थे, है ना। तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, उन्नत संचार प्रणाली, है ना भाई, एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, उन्नत संचार प्रणाली। तो यानी भाई यहाँ पर जो संचार प्रणाली है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था, जिससे कहीं ना कहीं जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से पहुंचाया जा सकता था। रेडियो, पत्र पत्रिकाओं, अखबार के माध्यम से, ठीक है भाई, व्यक्ति घर बैठे, है ना, क्षेत्र यानी भाई देश के अंतर्गत किसी भी कोने में बैठे हुए, है ना, प्रत्येक गतिविधियों की, सरकार की गतिविधियों की इंफॉर्मेशन प्राप्त करता रहता था, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको देखना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। सोवियत प्रणाली के बारे में हमने सीखा, सोवियत प्रणाली की विशेषताओं के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो अगली हम वीडियो के अंतर्गत सोवियत प्रणाली की जो असफलता के कारण है, सोवियत प्रणाली की जो नकारात्मक पॉइंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ सकते हैं सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताएं, सकारात्मक विशेषता। तो सकारात्मक में भी आपको यही वाले पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, है ना। तो आज के वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, सोवियत प्रणाली की असफलता के कारण, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। और आप भी इस वीडियो की मदद से अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें।